सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है नीलू। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें संस्मरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यह चित्र मनुष्य के किस भाव को दर्शाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कुत्तों को खाना खिला रहा है। तो ये किस भाव को दर्शा रहा है? सहानुभूति को दर्शा रहा है, दया भाव को दर्शा रहा है। तो बच्चों ये जो व्यक्ति है वो इन कुत्तों के प्रति क्या कर रहा है? सहानुभूति दिखा रहा है, उसे इन पर दया आ रही है, वो उन्हें सहानुभूति दे रहा है और उनकी मदद कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या मनुष्य को पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए? तो बच्चों, हाँ, मनुष्य को पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो बेजुबान होते हैं। तो हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी प्यार की जरूरत होती है। तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। अगर आप उन्हें थोड़ा भी प्यार दोगे तो वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको हमेशा याद रखते हैं। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी मनुष्य को तब तक हानि नहीं पहुंचाते जब तक मनुष्य उन्हें ना सताए। पशु प्रेम की भाषा समझते हैं। आपका इस विषय में क्या विचार है? तो बच्चों, यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि पशु पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हानि नहीं पहुंचाते हैं जब तक कोई मनुष्य उन्हें नहीं सताता है। यानी कि अगर कोई पशु या पक्षी चुपचाप बैठा हुआ है और अगर आप उसे परेशान नहीं कर रहे हो, वो तब तक आपके तरफ नहीं आता, आपके पास नहीं आता। वो कब आपके पास आता है? जब आप उसे परेशान करते हो। और क्या कहा जा रहा है कि पशु प्रेम की भाषा को समझते हैं, यानी कि अगर आप उन्हें प्रेम करोगे, प्यार करोगे, उन्हें प्यार दिखाओगे तो वो आपकी इस भाषा को जरूर समझेंगे, वो भी आपके प्रति प्यार दिखाएंगे। तो आपको बताना है कि आपका इस विषय में क्या विचार है। अगला प्रश्न है, क्या आप भी पशु पक्षियों की सेवा करना चाहते हैं? तो बच्चों, आपको बताना है कि आप लोग भी इस प्रकार की भावना पशु पक्षियों को दिखाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? आप उसका किस प्रकार ध्यान रखती हैं, बताइए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है कि आपके घर में कोई पालतू जानवर है, और अगर है तो आप उसका किस प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नीलू पशुओं की समझदारी, वफादारी और मार्मिक संवेदनाओं को वर्णित करने वाली रचना है। इसमें लेखिका ने नीलू और उसकी माँ लूसी का भावपूर्ण चित्रण किया है। लूसी का सेवा भाव उन्हें अचंभित करता है, तो नीलू का उनके प्रति पुत्र समान प्रेम भी भाव विभोर कर देता है। तो बच्चों, ये जो अध्याय है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो ये अध्याय उन्होंने किस आधार पर लिखा है? नीलू, यानी कि एक पशु के आधार पर लिखा है। और ये नीलू जो है पशु, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो किस प्रकार से काम करती है, उसका भावपूर्ण चित्रण किस प्रकार से है, और जो उसकी माँ है लूसी, उसका किस प्रकार से भाव होता है, किस प्रकार से उसकी सेवा भाव है। तो इस अध्याय में हमें यही बताया गया है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीलू की जो माँ है उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो किस प्रकार से दिखती है। उसके भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता लगाने वाली काली छोटी छोटी आंखें और सजग बड़े कान, सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी सी पूंछ, और
जो नीलू है वो बिल्कुल सामान्य कुत्तों से बिल्कुल भिन्न नजर आती है, बिल्कुल अलग नजर आती है। उत्तरायण में जो पंगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती थी। तो वहां के लोग क्या करते थे, वहां पर एक ही दुकान होती थी जहां से सारी सामग्री लाई जाती थी। तो वहां के जो लोग होते थे, वहां के जो निवासी होते थे, वो क्या करते थे, लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची एक बड़े से थैले में टांग देते थे और उसे फिर दुकान में भेज देते थे। तो दुकानदार क्या करता था, उस पर्ची को लेता था और जो भी सामान जिसको चाहिए होता था उस थैले में डाल देता था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लूसी के गले में ये थैला लगाया गया है। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। तो दुकानदार क्या करता था, उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए ले लेता था और जो सामान की सूची होती थी उसी के आधार पर सामान उसकी गठरी में बांध देता था या फिर उसके पीठ पर बांध देता था। और उन सभी बोझ को उठाते हुए जो लूसी है वो बर्फीले मार्ग को पार करती हुई सकुशल लौट आती थी, यानी कि वो सबका सामान लेकर आती थी। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो कई बार ऐसा होता था कि कितनी बार उसे बहुत बार आना जाना करना पड़ता था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते थे जो एक बार सामान एक ही बारी में नहीं मंगा पाते थे क्योंकि वो लोग भूल जाते थे। लेकिन लूसी को मांगने वालों के भुलक्कड़पन से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होती थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब कपड़ा बांधते ही वो तीर की तरह दुकान की ओर निकल पड़ती थी। और एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता था जिससे उसकी मैत्री हो गई थी। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। अब सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन एक जो था वो तो शीत की वजह से यानी कि ठंड की वजह से मर गया था, लेकिन जो दूसरा था वो इतनी ठंड में परिवेश से जूझ रहा था, यानी कि इतनी ठंड से वो जूझ रहा था। तो 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। तो लूसी ने क्या किया, उस 4-5 दिनों के बच्चों को छोड़कर वो अपना काम फिर से करने लगी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब एक दिन क्या हुआ था, शाम के समय लूसी गई थी लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आ पाई। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुत्ते जो लकड़बग्घे के आने पर उसके गंध को नहीं महसूस कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। तो कहा जाता है कि लूसी को अभी यही हाल हुआ था कि वो लकड़बग्घों का शिकार हो गई थी। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। अब लूसी जब चली गई तो उसके जाने पर सभी लोग रोए थे, लेकिन सबसे अधिक जिसको रोना चाहिए था यानी कि जो उसका बच्चा था, जो उसके बच्चे थे, वो नहीं रोई। लेकिन वो किसके लिए रो रही थी, माँ से ज्यादा वो दूध के अभाव के लिए, यानी कि वो दूध के लिए रो रही थी क्योंकि उसे तो कुछ पता भी नहीं था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता,
पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और ना पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहां वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डालिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। अब उसे दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर दिया जाने लगा और अब रजाई के समान जब वो अपनी माँ के पास सोता था तो उसे वैसा ही महसूस नहीं हो रहा था। तो उसे क्या किया गया, एक अधबुने स्वेटर की डलिये में उसे रखा गया ऊन के कपड़ों के बीच। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंद के समान है। फिर जब उन्हें लौटना पड़ा, यानी जो लेखिका है उन्हें जब प्रयाग लौटना पड़ा तो उसको भी वहां से साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छां में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। और वो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था तो उसके शरीर में रोमों के भूरे, पीले और काले रंग मिलने लगे थे। तो एक विशेष रंग उसका नजर आता था धूप में। ऐसा लगता था धूप छाई में अलग नजर आ रहा है, धूप में अलग नजर आ रहा है, छांव में अलग नजर आ रहा है और दिए के उजाले में उसका रंग अलग नजर आ रहा था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे पर पंजे भोटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। तो अब यहाँ पे उसकी आकृति की विशेषता बताई गई है, वो किस प्रकार सा नजर आता था और इसके साथ साथ उसका जो स्वभाव था वो भी बिल्कुल विशेष था। उसकी ऊंची दीवारों को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था और रात्रि के समय जब वो एक बार भौंकता था तो वातावरण जो है वो बिल्कुल कंपित हो जाता था, बिल्कुल कांपने लगता था, यानी कि उसकी दहाड़ भी बहुत तेज थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लूसी का जो बच्चा है वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी। तो जो नीलू था वो बिल्कुल उसे अलग कुत्ता लगता था लेखिका को। क्यों? क्योंकि जो जब उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता था तो उसके खाने का सामान अगर उसे फेंक कर दिया जाता था तो वो जो खाने का सामान था वो जब उसे फेंक कर दिया जाता था तो उसे खाना तो दूर, वो उसे देखती भी नहीं थी, उसे देखता भी नहीं था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। यानी कि अगर उसे किसी बात के लिए डांट दिया जाता था, झिड़क दिया जाता था, तो जब तक लेखिका उसे मनाने नहीं आती थी तब तक वो उनके पास नहीं आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। तो विगत 12 वर्षों तक, यानी कि पूरे 12 वर्षों तक उसके बैठने का स्थान कहाँ था? जो लेखिका का घर था उसके बाहरी जो बरामदा था उस पर ही वो बैठा रहता था और इसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सभी को पहचानता था, यानी कि जो भी लेखिका से मिलने आता था वो सभी को जानता था। जो भी उनके घर के पास आता था या अंदर जाता था, बाहर जाता था, वो तो सबको देखता था। किसी विशेष
परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता था जो बिल्कुल उससे परिचित होता था, तो वो क्या करता था, धीरे धीरे लेखिका के कमरे के बाहर जाके बैठ जाता था। और उसका इस प्रकार से आना लेखिका को ऐसा लगता था कि जैसे कोई मित्र है, वो उनकी उपस्थिति महसूस करती थी। ऐसा लगता था कोई मित्र है जो उनके आसपास अभी भी बैठा हुआ है। और लेखिका जब बोलती थी आ रही हूँ सुनने के लिए, वो उपरांत पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर ही जा बैठता था, यानी कि उसे लेखिका की आवाज सुननी होती थी। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कुत्ते हैं वो भाषा को नहीं जानते हैं, केवल किसको जानते हैं, ध्वनि को ही जानते हैं। लेकिन नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना ज्यादा था कि लेखिका को ऐसा लगता था कि वो जैसे किसी मनुष्य से ही बात कर रही है। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लेखिका अगर कोई काम कर रही है, तो काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो वो आ गया है नहीं पता चलता था, नीलू का आने का पता नहीं चलता था, तो बेचारे को तब तक वैसे ही खड़ा होना पड़ता था, बिना हिले डुले उन्हें वैसे ही खड़ा होना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भोटिये बाप और आखेट प्रिय, हिंसक और क्रोधी भोटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। यानी कि जो उसके माँ बाप थे वो बहुत ही वैसे परिवार के थे, बहुत ही हिंसक क्रोधी इस प्रकार के थे। लेकिन ऐसे माँ बाप से जन्म होने के बाद भी जो उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल भी हिंसक नहीं होती थी, यानी कि वो बहुत कम गुस्सा करता था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा। यानी कि वो 13 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसके बाद भी लेखिका ने कभी भी नहीं देखा वो किसी पशु पक्षी पर झपट रहे हैं। लेकिन कुत्ते क्या करते हैं, कोई पशु पक्षी देखते हैं तो उस पर झपटते हैं, उस पर भौंकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। अब कभी कभी क्या होता था कि लेखिका के घर के बाहर, यानी उनका जो रोशनदान यानी कि जो खिड़की होती थी, तो उसमें जो गौरैया थी वो घोंसला बना लेती थी, तो उनके बच्चे उस घोंसले में होते थे। तो लेखिका को अच्छा नहीं लगता था उन घोंसलों को हटाना, उन अंडों को हटाना। तो जब उन घोंसलों में से चिड़िया निकलती थी तो क्या होता था कि अब वो उड़ने का प्रयास करते थे, तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो गौरैया के बच्चे जो है वो नीचे गिर जाते थे। जब ऐसा होता था तो जो नीलू है वो उनका क्या बन जाता था, अंग रक्षक बन जाता था, यानी कि उनका ध्यान रखता था कि कोई और आके उन्हें खा ना जाए या कोई उन्हें दबोच ना ले। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों के पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। तो कभी कभी क्या होता था कि अब उन पक्षी शावकों को पुनः वो क्या करता था, अपने मुंह में दबा लेता था, लेकिन उन्हें मारता नहीं था, खाता नहीं था, वो उन्हें केवल दबा के लेखिका के पास ले जाता था ताकि वो उन्हें घोंसले में अच्छे से रख दे।
जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था ना कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। और वो जब तक, यानी कि जो लेखिका है, जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगाकर उन्हें वापस से घोंसले में नहीं रख देती, तब तक वो प्रतीक्षा करता रहता था और वहीं पर खड़ा रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। तो जब लेखिका जो है वो अपने बाकी जो उन्होंने पाले हुए थे पशु पक्षी, मोर, खरगोश, उनको दाना देने के लिए बाहर आती थी, तो वो वैसे ही वहां पर खड़ा रहता था और उनके साथ घूमता था। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। तो वो क्या करता था, अब जो पक्षी जहाँ पे रखे हुए थे उस कक्ष के 2 फुट ऊंची दीवार बनाई गई थी ताकि कोई और जानवर आकर उन्हें खा ना ले। तो नीलू क्या करता था, उस कक्ष पर, उस दीवार पर अपने पंजे गड़ाकर खड़ा हो जाता था और गोल गोल आंखें घुमाता था और इधर उधर देखता था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया है और उनका निरीक्षण करता रहता था। सभी के सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। तो सभी के सो जाने के बाद वो क्या करता था, गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे के तख्त पर बैठा रहता था और सभी की पहरेदारी करता रहता था और रात में कई बार वह कंपाउंड का और पशु पक्षियों का चक्कर लगाता रहता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोश में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। अब खरगोश जो थे वो क्या करते थे, भीतरी सुरंग खोद देते थे। तो लंबे लंबे द्वार ऐसे ही उन्होंने खोल दिए थे, बिल खोद दिए थे। तो वो लोग खोदते खोदते कहाँ पहुंच जाते थे, पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में पहुंच जाते थे। तो इस वजह से वो बिल्लियों का शिकार बन जाते थे। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। अब सौभाग्य से, अब पत्तियों की सरसराहट से नीलू ने पहचान लिया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, खरगोशों पे संकट आ गया है। तो उसने क्या किया कि दीवार से वो कूदकर दूसरी तरफ चला गया। तो उसके कूदने से जो बिल्ली है वो तो वहां से भाग गई, लेकिन अब खरगोशों को बाहर नहीं निकलने देना है। इस वजह से वो पूरी रात ओस में वही उसके द्वार पर, बिल के द्वार पर वहीं बैठा रहा ताकि खरगोश जो है वो बाहर ना निकले। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। अब ये जो परोपकार था नीलू के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उसे निमोनिया हो गया था। वैसे तो वो कड़वे दवाई वगैरह ले लेता था बहुत ही शांत स्वभाव से और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया। अब एक बार क्या हो गया था, लेखक का दुर्घटना से वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो अब उनके घर से चादर, कंबल, कपड़े ले जाए जा रहे थे। तो ये देखकर जो नीलू है वो समझ गया था कि उनको कुछ हो गया है।
सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। अब वो इतना उदास हो गया था, तो उसकी उदासी देखकर बाकी जो सब लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि वो इतना उदास क्यों है। और जब 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं ना कुछ पिया, तब डॉक्टर ने उसे अनुमति दी कि वो अस्पताल आके वो मुझसे मिल सकता है। तो उसने पूरी तरह से यानी अच्छी तरीके से चारों ओर से जब लेखिका को देख लिया, उसे तसल्ली हो गई कि वो बिल्कुल ठीक है, तब जाके उसके जान में जान आई और वो जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में तथा गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। अब हर दूसरे दिन वो क्या करने लग गया था, अस्पताल ना ले जाने पर अनशन करने लग गया था, यानी कि ना खा रहा था ना पी रहा था, तो वो अनशन पर बैठ जाता था। तो इस वजह से उससे लेखिका से रोज मिलने आते थे, तो उसमें भी उसकी संख्या गिनी जाने लगी, यानी कि जो उनसे मिलने आते थे तो उसमें उसे भी गिना जाने लगा, नीलू को भी गिना जाने लगा। और वो सभी से परिचित हो चुका था, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, सभी उससे अच्छे से जानने लगे थे। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा। तो वो क्या बता रही हैं कि नीलू को 14 वर्षों का जन्म मिला था, तो जन्म से मृत्यु तक वो उन्हीं के साथ रहता था, लेखिका के साथ ही रहता था। तो लेखिका के पास बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिससे वो उन्हें डर लगता है कि कोई उनसे नाराज ना हो जाए, उसे उसकी ही नाराजगी की उन्हें चिंता रहती है। तो ऐसा अब कोई भी नहीं है जब से नीलू चला गया है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से एक बेजुबान जानवर में इतनी भावनाएं हैं, वो कैसे लेखिका के लिए रात भर बैठा रहता है। उसे पता है कि लेखिका को जीव जंतुओं से प्यार है, पशु पक्षियों से बहुत प्यार है जो उन्होंने पाले हुए हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो रात रात भर उनकी सहायता के लिए बैठा रहता है। यहाँ तक कि जो उनके पास घोंसला बनाए हुए गौरैया के बच्चे होते हैं, उनकी भी रक्षा करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो प्यार की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी कि हमसे भी अच्छे से, जो इंसान होते हैं उनसे भी अच्छे से वो समझते हैं, और वो इसकी बहुत अच्छे से कीमत भी जानते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा भी प्यार दिखाते हो तो वो आपको बहुत सारा, आपको जीवन भर प्यार देते हैं और हमेशा ईमानदार रहते हैं। तो हमेशा हमें भी पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।